नमस्कार दोस्तों। डेट आज की 8 नवंबर 2025 है। स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज दो इश्यूज डिस्कस करेंगे। सैटरडे है आज। पहला आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, इलेक्शन से पहले जो नॉमिनेशन प्रोसेस है ना, नॉमिनेशन को फाइल करने की जो प्रक्रिया है बहुत खराब है। इसमें काफ़ी सारी कमियां हैं और इसका इस्तेमाल करके डेमोक्रेसी का गला घोटा जाता है कैसे। दूसरा आर्टिकल आज हम डिस्कस करेंगे वंदे मातरम के बारे में। वंदे मातरम को लिखे 150 साल पूरे हो चुके हैं, तो यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वंदे मातरम। प्री में, मेंस में पूछे जाने की संभावना जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो वंदे मातरम के बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारी आज की डिस्कशन में फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल नॉमिनेशन प्रोसेस के बारे में है, जिसमें रिफॉर्म की आवश्यकता है। आपने सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, आप इलेक्शन अगर लड़ना चाहते हो ना, तो इलेक्शन लड़ने से पहले आपको ना नॉमिनेशन फाइल करना पड़ता है, यानी एप्लीकेशन देनी पड़ती है, जिसमें बहुत सारी डिटेल्स आपको देनी पड़ती है। जैसे आपके पास कितने एसेट हैं, कितनी लाइबिलिटीज हैं, कितने केस आपके खिलाफ चल रहे हैं, सारी जानकारी आपको उस एप्लीकेशन में यानी नॉमिनेशन फॉर्म में भरनी होती है। और रिटर्निंग ऑफिसर को ये जो नॉमिनेशन फॉर्म है वो देना होता है। उससे पहले संविधान की ओथ यानी शपथ भी लेनी होती है। लेकिन राइटर बोलते हैं इस पूरी प्रोसेस में ना रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। आर्टिकल की शुरुआत होती है एक पावरफुल स्टोरी से। पिछले हफ्ते की बात है, एक यंग वुमन अपने पिताजी को फोन करके कहती है, पापा आपका जो नॉमिनेशन है म्युनिसिपल इलेक्शंस के लिए वो कैंसिल हो गया है। उसके पिताजी बिल्कुल हैरान, ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो यंग वुमन रिटर्निंग ऑफिसर यानी कलेक्टर के पास जाती है और बोलती है कि सर आप बताइए क्यों कैंसिल हुआ है, बिना किसी हियरिंग के, बिना किसी सुनवाई के। क्या यही इलेक्शन है? क्या हमारे देश में यही डेमोक्रेसी है? तो कलेक्टर के पास में यानी रिटर्निंग ऑफिसर के पास में कोई जवाब नहीं था। और आज इस आर्टिकल के जो राइटर कहते हैं, अफसोस इस बात का है कि यहां पे जो नॉमिनेशन प्रोसेस है बहुत खराब है हमारे देश में और इसमें सुधार की आवश्यकता है। तो इस पूरी प्रोसेस का सेंटर पॉइंट कौन है? रिटर्निंग ऑफिसर यानी आरओ। आपको ना बेसिक समझाता हूं। हमारे पास में ना एक कानून है। कानून का नाम क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 ये आपके प्रीलिम और मेंस जीएस पेपर 2 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो इस एक्ट का जो सेक्शन 36 क्लोज 2 है ना, सेक्शन 36 क्लोज 2, ये देखो रिटर्निंग ऑफिसर को ना बहुत ज्यादा डिस्क्रिशन दे देता है, बहुत ज्यादा स्पेशल पावर दे देता है। क्या पावर देता है सेक्शन 36 इस 1951 के एक्ट का? सेक्शन 36 रिटर्निंग ऑफिसर को पावर दे देता है कि वो समरी इंक्वायरी कंडक्ट करके, समरी इंक्वायरी मतलब एक छोटी सी जांच कंडक्ट करके किसी भी नॉमिनेशन को रिजेक्ट कर सकते हैं। किस बेसिस पे? अगर उसे लगता है कि कोई कमी है सब्सटेंशियल कैरेक्टर की, मतलब नॉमिनेशन में अगर उसे लगता है कि सब्सटेंशियल कैरेक्टर की कोई कमी है, डिफेक्ट है, तो उस नॉमिनेशन को रिजेक्ट किया जा सकता है। अब सबसे बड़ी बात जानते हो क्या है? इसमें तो बोल दिया गया सेक्शन 36 क्लोज 2 में कि अगर आरओ को लगता है कि कोई अगर डिफेक्ट है सब्सटेंशियल कैरेक्टर का, तो नॉमिनेशन को कैंसिल किया जा सकता है। लेकिन सब्सटेंशियल कैरेक्टर को डिफाइन ही नहीं किया है। कानून में कोई क्लियर डेफिनेशन नहीं है सब्सटेंशियल कैरेक्टर मतलब क्या। कोई रिटन गाइडलाइन नहीं है आरओ को कि कमी मतलब क्या। एक आरओ के लिए, मान लो कोई आरओ है महेश। अब महेश है चिल आदमी, चिल आरओ है, चिल कलेक्टर है। अब वो देखता है कि कैंडिडेट ने नॉमिनेशन पेपर फाइल किया, अब उसमें जो है उसने कुछ कॉलम जो है वो खाली छोड़ दिए। लेकिन महेश चूंकि चिल है, महेश बोलेगा अरे यार कोई बात नहीं, जेन्युइन एरर है, इसके बेसिस पे हम कैंसिल नहीं करेंगे कैंडिडेचर। लेकिन दूसरा जो कलेक्टर है, आरओ है, वो है मान लीजिए रमेश। उसके सामने किसी ने नॉमिनेशन पेपर फाइल किए और उस वहां पे कैंडिडेट ने कॉलम खाली छोड़ दिए, तो रमेश बोलेगा नहीं 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 नहीं, ये तो बहुत बड़ी गलती है, आपका तो जो नॉमिनेशन है वो रिजेक्ट होगा ही। तो ये आरओ टू आरओ डिपेंड करता है, समझ गए? ये आरओ टू आरओ डिपेंड करता है, क्योंकि कानून में डिफाइन ही नहीं किया गया है, क्लैरिफाई नहीं किया गया है कि
डिफेक्ट ऑफ सब्सटेंशियल करेक्टर का मतलब क्या है? एक आरओ के लिए कोई गलती बहुत बड़ी हो सकती है, दूसरे आरओ के लिए वो गलती बिल्कुल माइनर हो सकती है। तो ये रूल बेस्ड सिस्टम नहीं हो गया, ये रूलर बेस्ड सिस्टम हो गया। बहुत ज्यादा डिस्क्रिशन आ गई आरओ के पास में। अब आप बोलोगे सर ऐसा कैसे, डेमोक्रेसी है, अगर आरओ रिजेक्ट कर देगा तो कोर्ट चले जाएंगे। नहीं प्यारे, कोर्ट नहीं जा सकते आप। हमारे संविधान का आर्टिकल 329 सेक्शन बी ये कहता है कि एक बार अगर इलेक्शन प्रोसेस शुरू हो जाए तो मिड इलेक्शन में आप कोर्ट नहीं जा सकते, कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकती इलेक्शंस के बीच में। तो अगर आपका नॉमिनेशन रिजेक्ट हुआ तो आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं जा सकते। आपके पास में ना सिर्फ एक ऑप्शन रहता है। वो क्या है? वो ये है, आप इलेक्शन पिटीशन फाइल कर सकते हो, इलेक्शन पिटीशन, लेकिन वो भी इलेक्शन खत्म होने के बाद में, पहले नहीं, इलेक्शन खत्म होने के बाद में। इलेक्शन पिटीशन आप कहां फाइल कर सकते हो? इलेक्शन कमीशन के पास में। लेकिन सोच के देखो, जब भैया नया कैंडिडेट इलेक्शन जीत चुका है, जब पूरा डैमेज हो चुका है, आपको मौका ही नहीं मिला इलेक्शन लड़ने का, गेम ओवर आपका तो हो चुका है, तो फिर इलेक्शन खत्म होने के बाद में कौन ही इलेक्शन कमीशन के पास में पिटीशन फाइल करेगा कि मेरा गलत तरीके से नॉमिनेशन कैंसिल हुआ था? समझ रहे हो? तो ये चीज है। अब राइटर कुछ एग्जाम्पल भी देते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल दिया जाता है सूरत का। ये देखो, सूरत का एग्जाम्पल सबसे पहले दिया जाता है। सूरत गुजरात का एक शहर, क्लासिक केस है किस प्रकार से आरओ ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल किया। यहां पे ना जो अपोजिशन के कैंडिडेट थे ना, यानी कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे, उनको उनके जो प्रपोजर थे ना, अब कोई भी नॉमिनेशन फाइल करता है ना, उनको नॉमिनेशन फाइल करने के लिए कुछ प्रपोजर की आवश्यकता होती है जो आपके नॉमिनेशन को सपोर्ट करते हैं। तो अपोजिशन के कैंडिडेट के प्रपोजर्स ने, यानी नॉमिनेशन के सपोर्टर्स ने अचानक से बोल दिया कि ये हमारे सिग्नेचर नहीं है, ये हमारे सिग्नेचर नहीं है। जाहिर तौर पे वो बिक गए थे, तो आरओ ने नॉमिनेशन रिजेक्ट कर दिया। अदरवाइज देखो, मौका देना चाहिए था कि कोई बात नहीं, आप दूसरे प्रपोजर ले आओ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जिन प्रपोजर्स ने पहले साइन किया था उन्होंने बोल दिया कि ये हमारे साइन नहीं है, तो आरओ ने कैंडिडेचर रिजेक्ट कर दिया और वहां पे बीजेपी के जो कैंडिडेट थे वो अनअपोज्ड जीत गए थे। बिहार का एग्जांपल दिया जाता है। एक कैंडिडेट का फॉर्म इसलिए रिजेक्ट हो गया क्योंकि उसने कुछ फील्ड्स को खाली छोड़ दिया था। मतलब पूछते हैं ना कि आपके खिलाफ पहले कोई केस था या नहीं था। ये तो मैं बड़ा एग्जांपल दे रहा हूं। कुछ भी उसको समझ में नहीं आया या फिर उसने यूं सोचा कि मेरे केस में ये कॉलम एप्लीकेबल नहीं है, जो भी हो, उसने वो कॉलम खाली छोड़ दिए थे। इस वजह से आरओ ने उस आरजेडी कैंडिडेट का जो कैंडिडेचर था वो कैंसिल कर दिया। फिर वाराणसी का एग्जांपल दिया जाता है। पीएम मोदी के अगेंस्ट बीएसएफ के जवान तेज बहादुर लड़े थे। उनका नॉमिनेशन इसलिए रिजेक्ट हुआ था क्योंकि उनसे बोला गया कि आप इलेक्शन कमीशन से एक सर्टिफिकेट लेके आओ, लेकिन रात में वो सर्टिफिकेट लाना इम्पॉसिबल टास्क था। ऐसे और भी एग्जाम्पल हैं। एक बीरभूम का एग्जाम्पल है। वहां पे एक्स आईपीएस देवाशीष धार इलेक्शन लड़ रहे थे। उनको बोला गया कि आप नो ड्यूज सर्टिफिकेट लेके आओ, लेकिन गवर्नमेंट से नो ड्यूज सर्टिफिकेट मिलने में डिले हो गया, टाइम पे मिला नहीं, नॉमिनेशन रिजेक्ट। तो राइटर ये कहते हैं, देखो ये सारे सर्टिफिकेट्स होने चाहिए नो ड्यूज का और सब इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ये सारे प्रोविजन ना ट्रांसपेरेंसी के लिए किए थे, इससे ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए। बट कई बार आरओ क्या करता है, इनको हथियार के तौर पे इस्तेमाल करता है। एक भी सर्टिफिकेट लेट हुआ या फिर कुछ हुआ तो नॉमिनेशन कैंसिल, कुछ थोड़ी सी भी कमी रह गई फॉर्मेटिंग की तो नॉमिनेशन कैंसिल। तो ये जो रिजेक्शन है होता कैसे है, हम ना ट्रैप को समझते हैं। देखो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि कैंडिडेट्स को ना अपने क्रिमिनल केसेस, कितनी एसेट है, कितनी लायबिलिटीज है, सब बतानी होगी ताकि ट्रांसपेरेंसी आए, जैसे मैंने आपको बताया। लेकिन साइड इफेक्ट क्या हुआ इस चीज का, अब देखो इतने सारे नए डिस्क्लोजर्स ऐड कर दिए गए हैं नॉमिनेशन पेपर्स में, इतने सारे नए कॉलम्स, मतलब रिजेक्शन के और ज्यादा मौके मिल गए हैं रिटर्निंग ऑफिसर को। और यहां पे आता है सबसे मजेदार पार्ट, एक केस है, ये देखो केस क्या है, रिसर्जेंस इंडिया वर्सेस इलेक्शन कमीशन केस 2013 का। अब देखो इस केस में क्या हुआ, ध्यान से सुनना। इस रिसर्जेंस इंडिया वर्सेस इलेक्शन कमीशन केस में क्या हुआ। केस 1,
अगर एक कैंडिडेट एफिडेविट में झूठ बोलता है, कोई गलत इंफॉर्मेशन दे देता है, तो उसका नॉमिनेशन रिजेक्ट नहीं होगा। गलत इंफॉर्मेशन देने पे उस इलेक्शन हो जाने के बाद उस पर केस चल सकता है कि भाई तुमने गलत इंफॉर्मेशन क्यों दी, लेकिन उस समय उसको इलेक्शन लड़ने से नहीं रोका जाएगा। लेकिन केस 2 देखिए, केस 2, अगर एक कैंडिडेट एक कॉलम खाली भी छोड़ देता है ना, भले ही गलती से जेन्युइन एरर हो, उसको दिखा नहीं, तो उसका नॉमिनेशन रिजेक्ट हो जाएगा। सोच के देखो, मतलब क्या हुआ? सोचो, हमारा सिस्टम एक डिसऑनेस्ट आदमी को जो गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है उसको इलेक्शन लड़ने दे रहा है, लेकिन एक जेन्युइन एरर जो शायद पेपर वर्क भूल गया तो उसे रिजेक्ट कर रहा है। तो ये तो देखो कॉन्स्टिट्यूशनली बैकवर्ड चीज है। बर्डन सिटीजन पर है कि वो प्रूव करे मैं क्वालिफाइड हूं, जबकि बर्डन देखो स्टेट पे होना चाहिए कि वो प्रूव करे कि आप क्वालिफाइड हो या नहीं हो। फिर राइटर 4 और ट्रैप बताते हैं जिसके बेसिस पे कई बार जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल कर दिया जाता है। जैसे देखो, पहला ट्रैप ये है, हर कैंडिडेट को नॉमिनेशन के बाद और स्क्रूटनी से पहले, मतलब नॉमिनेशन पेपर आपने रिटर्निंग ऑफिसर को दे दिया, तो उसके बाद और रिटर्निंग ऑफिसर उसकी स्क्रूटनी करे उससे पहले ना कॉन्स्टिट्यूशन की ओथ लेनी होती है, शपथ लेनी होती है। अगर देरी से ये शपथ ली तो मतलब आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट। अगर सही अथॉरिटी के सामने नहीं ली, मान लीजिए आपने आरओ के सामने नहीं ली, किसी और के सामने ले ली, तो आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट। तो राइटर ये पूछते हैं, इस डिजिटल एज में इस रिचुअल की क्या जरूरत है? आधार, ओटीपी या डिजिटल सिग्नेचर से डिक्लेरेशन क्यों नहीं करवा लिया जाता? बात तो सही है यार, मतलब पुराने तौर तरीके चल रहे हैं बस। दूसरा है ट्रेजरी ट्रैप। पहला क्या है? ओथ ट्रैप। दूसरा है ट्रेजरी ट्रैप। आपको ना सिक्योरिटी जमा करवाना होता है। मोड क्या है? कैश या फिर ट्रेजरी चालान। आप ना सोच के देखिए, मान लीजिए 3 बजे से पहले आपको पहुंचना था, आप 2:55 पे पहुंच गए, आपने सारा प्रोसेस पूरा करवा दिया, अब पैसे देने की बारी आई तो आपने बोला कि भैया मैं तो यूपीआई कर दूंगा, आरटीजीएस कर दूंगा, लेकिन वो बोलते हैं कि नहीं, कैश ही चाहिए या फिर ट्रेजरी चालान चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो यार वैसे तो हम यूपीआई करते हैं हर समय कि हमारा देश का इतना पावरफुल पेमेंट सिस्टम है, यहां पे इतना रिजिड क्यों है हम? अब इसके बाद तीसरे ट्रैप की बात करते हैं, नोटराइजेशन ट्रैप। क्या है नोटराइजेशन ट्रैप? आपका जो फॉर्म 16 होता है ना, फॉर्म 26 होता है ना, इसमें फॉर्म 26 क्या है? एक प्रकार का एफिडेविट है। अब वो एफिडेविट ना नोटराइज्ड होना चाहिए, एक छोटा सा स्टैंप, अगर नहीं है तो फॉर्म रिजेक्ट। फिर चौथे नंबर पे आता है सर्टिफिकेट ट्रैप। सर्टिफिकेट ट्रैप ये है देखो असली ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप, मतलब नो ड्यूज सर्टिफिकेट लेके आना, कहां से? म्युनिसिपल बॉडी से, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से। अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो आपको ईसी से क्लियरेंस लेना पड़ेगा। इनमें से देखो कोई भी ऑफिस जानबूझकर आपका सर्टिफिकेट डिले कर सकता है और आपका जो कैंडिडेसी है वो खत्म हो सकता है। तो ये सारे प्रोसीजर्स सेफगार्ड्स के लिए बने थे, लेकिन अब मैनिपुलेशन के चोक पॉइंट्स बन गए हैं, जानबूझ के किसी को इलेक्शन लड़ने से रोका जाता है इनकी सहायता से। तो फिर देखो राइटर लास्ट में ना सॉल्यूशन भी देते हैं। इन सब का सॉल्यूशन क्या है? ये सारे ट्रैप मैंने आपको बता दिए, ओथ ट्रैप, ट्रेजरी ट्रैप, नोटराइजेशन ट्रैप, सर्टिफिकेशन ट्रैप, सब मैंने आपको बता दिया। तो लास्ट में अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। एक सेकेंड, हाँ अब ठीक है। सॉल्यूशन क्या है? देखो राइटर कहते हैं माइंडसेट हमें बदलना होगा। आरओ का जो काम है वो फिल्ट्रेशन का नहीं है, आरओ का काम है फैसिलिटेशन का। आरओ का क्या काम है? आरओ का काम है फैसिलिटेशन का। आप दूसरे देशों का एग्जांपल लीजिए, यूनाइटेड किंगडम में ना वहां जो आरओ हैं वो कैंडिडेट्स की हेल्प करते हैं, बल्कि माइनर जो एरर्स हैं उनको फिक्स करने के लिए, छोटी छोटी गलती रह गई हैं तो बल्कि आरओ हेल्प करते हैं बुला के, भैया यहां पे ठीक कर लीजिए। और कनाडा में कैंडिडेट्स को गलती सुधारने के लिए ना 48 आवर्स का करेक्शन टाइम मिलता है, 48 आवर्स का। और जर्मनी में आरओ को ना रिटर्न नोटिस देना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, और वहां पे अपील के लेयर्स भी हैं। अगर आरओ ने कैंसिल कर दिया तो अपील फाइल करने के ऑप्शंस हैं। ऑस्ट्रेलिया में देखो
एनकरेज किया जाता है कि वो फॉर्म जल्दी सबमिट करें ताकि हम चेक करके गलती सुधारने का टाइम दे सकें। सबका कॉमन आइडिया है कि जो इलेक्शन ऑफिशियल्स हैं वो किसी भी कीमत पे चौकीदार नहीं है, भाई ये देखें किसको आने देना किसको नहीं आने देना। हर जगह पे जो आरओ हैं वो फैसिलिटेटर हैं, वो फैसिलिटेट करते हैं, हेल्प करते हैं कैंडिडेट्स की। लेकिन आप बोलोगे कि देखो सर इंडिया में भी तो चेकलिस्ट होती है। हाँ होती है। आरओ हैंडबुक में ये लिखा हुआ है कि आरओ को फाइलिंग के टाइम डिफेक्ट्स बताने चाहिए। जब आप नॉमिनेशन पेपर फाइल करते हो ना, तो उसी समय आरओ को गलतियां बतानी चाहिए कि आपने ये गलती कर दी, ठीक कर दो। लेकिन इस चेकलिस्ट की ना कोई लीगल स्टैंडिंग नहीं है। मतलब आरओ फाइलिंग के टाइम आपको बोल सकता है कि हाँ सब ठीक है, और अगले दिन स्क्रूटिनी में वो नए डिफेक्ट्स निकालकर आपका फॉर्म रिजेक्ट कर सकता है। तो कैंडिडेट उस चेकलिस्ट पे भरोसा नहीं कर सकता। ये सिर्फ इल्यूजन ऑफ ट्रांसपेरेंसी है कि आरओ ने मुझे बताया। आरओ तो बोल सकता हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन अगले दिन कैंसल्ड। समझ गए? तो वे फॉरवर्ड में 4 बड़े रिफॉर्म राइटर बताते हैं। सबसे पहला रिफॉर्म है शिफ्ट फ्रॉम डिस्क्रिशनरी टू ड्यूटी। मतलब आरओ की ड्यूटी होनी चाहिए कि वो डिटेल्ड रिटर्न नोटिस दे, डिटेल्ड रिटर्न नोटिस दे। कैंडिडेट को 48 आवर्स मिलने चाहिए गलती सुधारने के लिए। दूसरा, आप डिफेक्ट्स को क्लासिफाई करो, गलतियां अगर हुई हैं तो उनको क्लासिफाई करो। एक है टेक्निकल डिफेक्ट। टेक्निकल डिफेक्ट मतलब जैसे कोई साइन मिस हो गया, या फिर कोई कॉलम छूट गया, कोई टाइपो है, कोई नो ड्यूज सर्टिफिकेट नहीं मिला। तो ये क्या है? ये टेक्निकल डिफेक्ट्स हैं, इनके बेसिस पे कैंडिडेचर रिजेक्ट नहीं होना चाहिए। दूसरा है वेरिफिकेशन डिफेक्ट्स, मतलब सिग्नेचर ही डिस्प्यूटेड है, डॉक्यूमेंट फेक लग रहा है, इन पे आप इन्वेस्टिगेशन करो रिजेक्शन से पहले। फिर नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल बार या फिर स्टैट्यूटरी बार। मतलब मान लीजिए कैंडिडेट कन्विक्टेड है 2 साल से ज्यादा, या फिर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करता है, एज कम है, तो हाँ इनमें आप इमीडिएटली जो कैंडिडेचर है वो रिजेक्ट कर सकते हो। तो जो भी गलतियां हैं आप उनको क्लासिफाई करो, डिफेक्ट को क्लासिफाई करो। फिर रिफॉर्म 3 क्या आना चाहिए? रिजेक्शन ऑर्डर देखो एक रीजनड ऑर्डर होना चाहिए। मतलब आरओ को लिख कर देना होगा कि रिजेक्शन क्यों किया गया है, एविडेंस क्या था, और ये जो डिफेक्ट है वो सब्सटेंशियल क्यों है। ऐसा नहीं सिर्फ रिजेक्टेड, आप बताओ, पूरी रीजनिंग बताओ किस बेसिस पे आपने रिजेक्ट किया है, क्या एविडेंस है, सब। चौथा है डिजिटल सॉल्यूशन। क्या है डिजिटल सॉल्यूशन? मतलब कि देखो हम ना यूपीआई का देश है और यहां पे हम कैश चलान में अटके हैं। देखो एक इंटीग्रेटेड ऑनलाइन पोर्टल होना चाहिए, इसे इलेक्टोरल रोल से आप लिंक कर दो, मतलब वोटर आईडी, एज सब ऑटो वैलिडेट हो जाएं, ओथ, एफिडेविट, डिपॉजिट पेमेंट सब डिजिटल कर दो। और सबसे इंपॉर्टेंट एक पब्लिक डैशबोर्ड बनाओ ताकि रियल टाइम में सब देख सकें किसका फॉर्म फिल हुआ है, किसका एक्सेप्ट हुआ है, किसका रिजेक्ट हुआ है और क्यों हुआ है। तो ये बढ़िया चीज है। तो आर्टिकल कंक्लूड करता है कि बहुत जरूरी है ये रिफॉर्म लेके आना। जब देखो एक नॉमिनेशन आर्बिट्ररी ढंग से रिजेक्ट होता है ना, तो 2 अधिकार वायलेट होते हैं। पहला कैंडिडेट का इलेक्शन लड़ने का अधिकार, और दूसरा वोटर्स का चूज करने का अधिकार, दोनों वायलेट होते हैं। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो वंदे मातरम के बारे में है। वंदे मातरम जो हमारे नेशन की सोल है, आत्मा है। अब देखो वंदे मातरम को लिखे 150 साल पूरे हो चुके हैं, तो इस उपलक्ष्य में सरकार जो है काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ कर रही है वंदे मातरम को सेलिब्रेट करने के लिए। तो इस पर क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। तो हम पूरा इतिहास, पूरी सिग्निफिकेंस, सब कुछ वंदे मातरम के बारे में समझते हैं। आपने सिलेबस में जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से, जीएस पेपर 1 और एथिक्स से भी इस आर्टिकल को रिलेट किया जा सकता है। आर्टिकल की पहली लाइन ही देखो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ये कहती है गाने और कला अक्सर देखो आंदोलनों की ना आत्मा बन जाते हैं। आप सोच के देखिए, जब छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना युद्ध में जाती थी तो उनके पास युद्ध गीत हुआ करते थे, वार सॉन्ग्स। जब देश में इमरजेंसी लगी तो उसके खिलाफ विरोध के गीत गाए गए। और देखो आपने सरफरोशी की तमन्ना सुना होगा, पगड़ी संभाल जट्टा। अंग्रेजों के खिलाफ जब हम लड़ाई लड़ रहे थे तो ये जो गीत थे वो हर किसी की जुबान पे थे। गीत क्या करते हैं? वो देखो कलेक्टिव इमोशन को, यानी सामूहिक जो भावना होती है ना, उसको एक्शन में बदल देते हैं। और इन सभी गीतों में ना
एक गीत सर्वोपरि है, वो है हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। ओरिजिन कहां से होता है वंदे मातरम का? वंदे मातरम का ओरिजिन होता है 1875 में, 1875। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, इन्होंने ये लिखा था। साल था 1875 का। आर्टिकल कहता है, देखो ये उनके शांत मन में पैदा हुआ था। शांत मन में देखो इसलिए क्योंकि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने ना वंदे मातरम किसी पॉलिटिकल रैली के लिए नहीं लिखा था। 1875 में जब बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने ये लिखा, तो वो जो दिन था ना, वो अक्षय नवमी का दिन था, जगत धत्री की पूजा हो रही थी। तो उस खास दिन इन्होंने, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम को लिखा। और ये ना एक काइंड ऑफ प्रेयर थी जो वंदे मातरम लिखा गया बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा। ये कोई स्लोगन नहीं था, कोई पॉलिटिकल रैली के लिए नहीं लिखा गया था, ये उनके मन से निकली एक प्रेयर थी। बाद में देखो 1882 में ना उन्होंने इसे अपने फेमस नोवेल आनंद मठ में शामिल किया। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का एक फेमस नोवेल था जिसका नाम था आनंद मठ, जो इन्होंने 1882 में लिखा था। तो जब इन्होंने 7 साल बाद अपना ये नोवेल लिखा आनंद मठ, तो उस नोवेल में ये वंदे मातरम को भी जगह दी गई। कई बार यूपीएससी हिस्ट्री में ये पूछ लेती है कि आनंद मठ में आखिरकार था क्या, क्या लिखा था इस नोवेल में आनंद मठ में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, जो कि वंदे मातरम को भी जगह दी गई। बताता हूं आपको, यह भी आपको पता होना चाहिए। देखो 18वीं सेंचुरी में ना, लेट 18वीं सेंचुरी में ना एक सन्यासी रिबेलियन हुआ था। जो रिबेलियन हम पढ़ते हैं ना हिस्ट्री में, स्पेक्ट्रम में या फिर कहीं से भी आप पढ़ते हो, तो सन्यासी रिबेलियन के बारे में आपने पढ़ा होगा। सन्यासियों का एक समूह जो अपने देश, अपने धर्म को बचाने के लिए अंग्रेजों से लड़ जाता है, उनके जो कठपुतली नवाब थे उनसे लड़ जाता है। तो आनंद मठ जो नोवेल है ना, उन्हीं सन्यासियों के लिए लिखा गया है कि मतलब वो सारे जो सन्यासी थे ना, जो लड़ रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ अपने धर्म को, अपने देश को बचाने के लिए, वो सारे सन्यासी एक मठ में रहते थे, आनंद मठ। तो उसी मठ की कहानी, कैसे सन्यासी लड़ रहे हैं, कैसे सन्यासी वहां पे रह रहे हैं, वो सारी चीजें आनंद मठ नोवेल में लिखी गई बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा। और इसी नोवेल में फिर जगह दी गई वंदे मातरम को। तो चट्टोपाध्याय ये कहते हैं, ये जो वंदे मातरम का गीत था ना, ये आनंद मठ के अंदर उन सन्यासियों का गीत था। और बंकिम चंद्र को इसी ताकत का अंदाजा था। आर्टिकल में उनकी एक लाइन कोट की गई है, उन्होंने ये बोला था, मेरी बाकी सारी किताबें भले ही गंगा में खो जाएं, लेकिन ये एक गीत वंदे मातरम हमेशा जिंदा रहेगा। ये एक महान गीत बनेगा और लोगों का दिल जीत लेगा। और देखो उनकी ये जो भविष्यवाणी थी ना, बिल्कुल सही भी साबित हुई। अब आर्टिकल का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। आर्टिकल कहता है वंदे मातरम देखो कल्चरल नेशनलिज्म की पहली घोषणा थी, कल्चरल नेशनलिज्म की। आप बोलोगे सर ये कल्चरल नेशनलिज्म क्या होता है? देखो दो तरह के नेशनलिज्म है, मान लीजिए। एक तो है पॉलिटिकल नेशनलिज्म, एक है पॉलिटिकल नेशनलिज्म। पॉलिटिकल नेशनलिज्म मतलब हम एक देश हैं क्योंकि हमारी एक सरकार है, हमारी एक बाउंड्री है, एक संविधान है। तो ये जो पॉलिटिकल नेशनलिज्म होता है ये स्टेट ड्रिवन होता है। क्या होता है? ये स्टेट ड्रिवन होता है। फॉर एग्जांपल यूरोप के कई देश जो हैं वो पॉलिटिकल नेशनलिज्म के थ्रू बने हैं। एक देश, एक सरकार, एक संविधान, एक बाउंड्री, इसलिए वो उनका नेशनलिज्म है। लेकिन हमारा नेशनलिज्म अलग है। हमारा नेशनलिज्म है कल्चरल नेशनलिज्म। कल्चरल नेशनलिज्म कहता है कि हम सब एक देश के पार्ट हैं क्योंकि हमारी संस्कृति एक है, हमारी जो मेमोरी है वो एक है, साझी यादें हैं हमारे पास में, हमारा त्योहार एक है, हमारे बलिदान एक हैं जो हमने आज़ादी पाने के लिए किए, हमारी परंपरा एक है, हमारे ट्रेडिशन एक हैं। तो ये है कल्चरल नेशनलिज्म। और देखो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम में क्या कहा। उन्होंने देखो वंदे मातरम में ना भारत को एक ज्योग्राफिकल टेरिटरी नहीं माना, नहीं, उन्होंने वंदे मातरम में भारत को मां कहा है, मां। और ये मां का कंसेप्ट आया कहां से? ये मां का कंसेप्ट आता है सिविलाइजेशनल रूट से। अथर्ववेद में क्या कहा गया है? अथर्ववेद में कहा गया है माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्वीया,
मतलब ये धरती मेरी माँ है और मैं उसका पुत्र हूं। और ये जो कंसेप्ट है ना माँ का, ये देवी महात्म्या से आया है, जिसमें हम देवी की पूजा करते हैं। तो बकीम ने क्या कहा, उन्होंने भारत की जो भूभाग है ना उसको एक देवी का रूप दिया। आर्टिकल इसका एक सुंदर शब्द इसके लिए इस्तेमाल करता है, तीर्थ। मतलब ये भारत की जो जमीन है ना, ये सिर्फ जमीन नहीं है, ये सिर्फ लैंड नहीं है, ये तीर्थ है। तीर्थ मतलब ये पवित्र भूमि है, एक ऐसी जगह जो हमारी भक्ति और कर्तव्य से पावन हुई है। यही है कल्चरल नेशनलिज्म। हम देखो एक हैं क्योंकि हम सब इस धरती को मां मानते हैं। और इसीलिए जो महर्षि अरबिंदो थे ना, उन्होंने बकीम बाबू को ना एक ऋषि की संज्ञा दी और यह कहा कि आनंद मठ कोई नोवेल नहीं है, बल्कि यह तो एक मंत्र है जिसने सोए हुए देश को जगा दिया। तो यह है वंदे मातरम की इंपॉर्टेंस, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस। तो इतिहास में कैसे कैसे वंदे मातरम का यूज किया, थोड़ा बहुत राइटर बताते भी हैं। जैसे देखो, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, इसमें नहीं है, मैं अलग से आपको बता देता हूं जो मैंने सुबह रिसर्च किया। एक सेकेंड रुको। 1896 की बात है। 1896 में पहली बार वंदे मातरम की पब्लिक परफॉर्मेंस हुई। कहाँ पे? कैलकाटा में ना, कैलकाटा में कांग्रेस का सेशन हुआ था और वहां पे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने वंदे मातरम को गाया। उन्होंने देखो इस वंदे मातरम को ना धुन दी। मतलब उस दिन जब कैलकाटा कांग्रेस के सेशन में ये वंदे मातरम गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा गाया गया धुन में, तो ये गीत अमर हो गया। उसके बाद तो देखो 1896 के बाद में तो ना 1905 में असली एक्सप्लोजन हुआ इस सॉन्ग का, जब बंगाल का पार्टीशन हुआ। लॉर्ड कर्जन ने ना बंगाल को हिंदू मुस्लिम में बांटने के लिए ना पार्टीशन कर दिया बंगाल का। तो इसके खिलाफ ना एक मूवमेंट स्टार्ट हुई, स्वदेशी मूवमेंट। और इस पूरी स्वदेशी मूवमेंट में ना एक ही नारा गूंजा, वंदे मातरम। लोग वंदे मातरम लिखी हुई साड़ियां पहनते थे, वंदे मातरम बोलकर एक दूसरे का अभिनंदन करते थे। जैसे नमस्कार है ना, वैसे ही बोलते थे वंदे मातरम, सामने वाला बोलता था वंदे मातरम। फिर देखो अंग्रेज ना उस समय इस गीत से इतना ज्यादा डर गए थे कि उन्होंने पब्लिक में वंदे मातरम बोलने पर बैन लगा दिया। लेकिन इससे ना ये जो गीत था वो और ज्यादा फैला। फिर देखो 1906 में एक इंसिडेंट हुआ। 1906 में ना बेरिसाल में एक इंसिडेंट होता है। बेरिसाल, आज बेरिसाल जो है वो कहां पे है? बांग्लादेश में है। वहां पर देखो एक पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस हुई थी और ब्रिटिश पुलिस ने ना ऑर्डर जारी कर दिया था कि वंदे मातरम नहीं बोला जाएगा। हजारों लोग सड़कों पर उतर आए, उन्होंने ऑर्डर को डिफाई किया, ब्रिटिश पुलिस के ऑर्डर को नहीं माना, पुलिस ने लाठीचार्ज किया। तो आर्टिकल में कहा जाता है, देखो चाहे मैन हो या वुमेन, उनके शरीर से खून बहता रहा लेकिन वो चिल्लाते रहे वंदे मातरम। लोगों का खून बह रहा था लेकिन उनके मुंह से यही आवाज निकली, वंदे मातरम। इस घटना ने पूरे देश में आग लगा दी थी। तो ये बेरिसाल का इंसिडेंट है 1906 का। और देखो उसके बाद राइटर बोलते हैं ये जो गीत है ना सिर्फ लिबरल्स का नहीं, रेवोल्यूशनरीज का भी मंत्र बन गया। खुदीराम बोस आपको याद होंगे, 18 साल की उम्र में उन्हें फांसी दी गई। वो वंदे मातरम बोलते हुए फांसी के तख्त पर झूल गए थे। अशफाकुल्ला खान, काकोरी केस के शहीद, चंद्रशेखर आजाद, सब ने वंदे मातरम का यूज किया अंग्रेजों से लड़ने के लिए। फिर देखो एक ना एग्जाम्पल दिया जाता है तिरुपुर का। तिरुपुर कहां पे है? तिरुपुर तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में तिरुपुर में ना एक लीडर प्रोटेस्ट कर रहे थे अंग्रेजों के समय, कुमारन। पुलिस ने ना उन्हें लाठियों से इतना मारा कि उनकी मौत हो गई। लेकिन देखो मरते दम तक उन्होंने तिरंगा झंडे को हाथ से नहीं छोड़ा और लाठियां खाते खाते भी उनकी जबान पर यह गीत था, वंदे मातरम। सुब्रमण्यम भारती ने ना इस गीत को तमिल में ट्रांसलेट किया था, सुब्रमण्यम भारती ने। तो कहने का मतलब यह है कि हर जगह वंदे मातरम का यूज हुआ। इवन देखो आर्टिकल में ना RIN का भी जिक्र है, रॉयल इंडियन म्यूटनी। मतलब भारत के नाविकों ने ना अंग्रेजी जहाजों पर विद्रोह कर दिया था। इस रॉयल इंडियन नेवी म्यूटनी में उन्होंने ब्रिटिश फ्लैग को उतार दिया था और तिरंगा लहरा दिया था और नारा लगाया वंदे मातरम। तो इस घटना ने ना ब्रिटिश राज की नींव हिला दी। तो हर इंपॉर्टेंट घटना में वंदे मातरम का भरपूर यूज हुआ था। और अब देखो
भारत जो है 2047 से पहले विकसित भारत का सपना संजो रहा है, तो वंदे भारत जो है आज भी उस विजन 2047 को ना इंस्पायर करता है। कैसे? एक देश सिर्फ देखो पैसों से, सड़कों से या फिर फैक्ट्री से डेवलप नहीं होता। देश बनता है सिविलाइजेशनल सेल्फ बिलीव से। मतलब पूरी सिविलाइजेशन को ना अपने आप पे विश्वास हो कि हम कर सकते हैं। तो वंदे मातरम, वंदे भारत क्यों याद आता है वो ट्रेन? वंदे मातरम जो है हमें सेल्फ बिलीफ देता है। और आर्टिकल का आखिरी शब्द है भारतीयता। मतलब हमें देखो अपने इतिहास, अपने कल्चर, अपने ट्रेडिशंस को भारतीयता के विजन से देखना चाहिए। मतलब जो पश्चिमी या फिर कॉलोनियल चश्मे से हमें अपने कल्चर को नहीं देखना चाहिए, स्वदेशी चश्मे से अपने कल्चर, अपनी परंपराओं को देखना चाहिए। तो कुल मिला के देखो वंदे मातरम जिसके बारे में हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया, ये सिर्फ सॉन्ग नहीं है, ये सॉन्ग ऑफ फ्रीडम है। ये कभी ना झुकने वाला जज्बा है और भारत के जागरण का पहला मंत्र है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया और लास्ट में क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपको अटेम्प्ट करना है। लास्ट में क्वेश्चन देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करना है। 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है और 250 वर्ड्स में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। नॉमिनेशन प्रोसेस से संबंधित ये क्वेश्चन है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। कल नहीं, अब तो मंडे को मिलेंगे। मंडे को मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।